क्योंकि मेरा देश हिंदुस्तान है, मुझे हिंदुस्तान से प्यार है, मुझे नेता से प्यार है। माँ की गोदी में मरते हुए बच्चे। मुझे जनता से प्यार है जी। मुझे राजनीति से प्यार नहीं। रास्ते में चलते हुए अगर किसी माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया और 1-2 घंटे में उठा के वो चल रही है, वो कैसी आपदा की घड़ी होगी उस माँ के लिए, ज़रा सोच के देखिए। मुझे गरीब से प्यार है, मुझे पैसे से प्यार नहीं। EMIs की बात करें, चाहे हम प्रवासी मजदूरों की बात करें, चाहे हम खान पान की बात करें, चाहे सड़क पे चल रहे बच्चों की मौत की बात करें, चाहे आंकड़े छुपाने की बात करें, बहुत चीज़ें हैं जो जनता बर्दाश्त कर रही है, सहन कर रही है। मुझे देश को लूटने वाले से प्यार नहीं है, मुझे देश के जो हित में आएगा उससे प्यार है। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आज हम बात करने जा रहे हैं ओमेक्स गुड़गांव मॉल के प्रेसिडेंट और समाज सेवी महेश यादव जी से। आज हम उनसे बात करेंगे कि कोरोना वायरस के दौरान क्या ऐसी चीज़ें हैं जो भारत में होनी चाहिए थी, इससे आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ने वाला है। स्कूल की बात करें तो फीस है जो उसके ऊपर क्या असर पड़ा है। ऐसे ही कुछ विशेष मुद्दों के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं महेश यादव जी से। तो आइए डायरेक्टली बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कोरोना वायरस जो भारत में आया है, इसके लिए आप मेन किसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं या क्या कह सकते हैं कि कहाँ पे चूक हुई है हमसे कि कोरोना का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देखिए, ज़्यादा तो वैसे सरकार में जो बैठे नुमाइंदे उनको पता होता है, लेकिन मेरी जहाँ तक अपनी सोच है कि कोरोना के लिए जिम्मेदार किसी हद तक हम और हमारी सरकार है। जी। जब आधे वर्ल्ड में फैल चुका था 50% में, जब हिंदुस्तान में कोरोना आता है, जी। फर्स्ट राउंड में इंडिया में आता, हम मान लेते कोई इलाज हमारे पास नहीं है, हम क्या करेंगे। जी। स्टार्टिंग में आता था हम मजबूर से, आपने पूरे देश में फैलने तक के लिए उसको छोड़ दिया। उसकी बजाय आप इंटरनेशनल सीमाएँ जो जनवरी में फरवरी में जब कोरोना आया था, आप उसको सिर्फ सील कर देते। हमारे देश में रोजगार सारा चल रहा होता, किसी की इंडस्ट्री बंद नहीं होती, कोई बेचारा भूखा मजदूर नहीं मरता, किसी की बैंक की EMI नहीं मरती, किसी के घर का राशन है वो खत्म नहीं होता। सिर्फ एक काम करना था, इंटरनेशनल आपको सीमाएँ सील करनी थी और देश के अंदर कुछ भी नहीं करना। तो सर, ये आइसोलेशन की जगह है या क्वारंटाइन की जगह है, तो क्या आप मानते हैं कि इन लोगों को बाहर से बुला के जनता के बीच में छोड़ना ये कितनी बड़ी लापरवाही थी? सारी लापरवाही वो है जो आज पूरा देश भुगत रहा है इसकी। जी। क्योंकि उसकी वजह है जो लंबे वीज़ा पे या PR पे हैं उनको वहीं पे होल्ड कर देना था। जी। जो शॉर्ट वीज़ा पे थे वहाँ पे जो अपने एम्बेसी में अधिकारी बैठे हैं 14 दिन के लिए वहाँ वो क्वारंटाइन करके और उनको आप वापसी बुला दें। पूरा हिंदुस्तान हमारा बिल्कुल सेफ था, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कोई भी फर्क नहीं पड़ना। सिर्फ चूक हमारे से ये हुई है कि हमने देश में फैलने तक उसको देखा, फैलने के लिए, लोगों को मरने के लिए, हमने छोड़ने के लिए और उसको फैलाने के लिए हम जिम्मेदार होते हैं। सर, कई हद तक जो विपक्ष है वो आज की डेट में सही काम कर रहा है या गलत? राहुल गांधी हैं, वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जनवरी में ही उन्होंने बोल दिया था कि बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, तो आप इस चीज़ को कितना सही मानते हैं? देखिए, आप मीडिया से मैं कुछ कहूँ तो अच्छा नहीं लगता। जी। मीडिया आज के टाइम में गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है। जी। अब जनवरी में उसने 2 दफ़ा अपनी स्टेटमेंट दी जी। कि कोरोना बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है और हमारे जो देश के नुमाइंदे हैं या जो भी सरकार में बैठे हैं वो कुछ ध्यान नहीं देने जा रहे, तो उसको तो पप्पू बना दिया जाता है जो कहता है कि भाई ये अच्छा काम करना है। क्योंकि मीडिया को फिक्स करके तो सारा गेम सेट कर रखा है कि क्या चीज़ बोलनी है क्या नहीं बोलनी। जी। जी। तो उसने आगाह किया था मैं राजनीति में ना जाऊँ, तो उसने 2 दफ़ा आगाह किया था कि मोदी जी ध्यान नहीं रख रहे और कोरोना नाम की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है और इस पर वो सीरियस नहीं है, जिसका परिणाम आज हमारे और आपको भुगतना पड़ रहा है। अभी आपने जैसे मुद्दों की बात करी है, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो आज की डेट में सबके सामने आ रहा है वो है आर्थिक स्थिति। लॉकडाउन कर दिया गया, अनलॉक अभी स्टार्ट कर दिया गया, अनलॉक पार्ट 1, 2 ये सब कुछ सीरीज वाइज उन्होंने शुरू कर दिया है। तो क्या मानते हैं आप कि आर्थिक स्थिति के चलते मध्य वर्गीय जो इंसान हैं वो कितना इस चीज़ से इफेक्टिव हुए हैं? सबसे पहले तो मैं लॉकडाउन पर बात करता हूँ। जी। मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया, मैं व्यापारी भी हूँ, समाज सेवी भी हूँ, जी। ये लॉकडाउन करने का तरीका क्या था? जी। पूरे वर्ल्ड में तो लॉकडाउन जब करते हैं जब लोगों को जरूरत है। जी। सरकार अपनी जरूरत के लिए नहीं करती लॉकडाउन। जी। जी।
और वो तब खोलते हैं तब लोगों को ज़रूरत होती है खोलने की। जी और इन्होंने लॉकडाउन किया सिर्फ अपनी मर्जी से। 12 बजे लॉकडाउन हो जाएगा, 8 बजे बैठ के हमारे पीएम साहब से स्टेटमेंट दे देते हैं, 4 घंटे के अंदर अंदर पूरा देश बर्बाद हो गया। जी सैकड़ों में था तो लॉकडाउन कर दिया जाता है, जी लाखों में होता है तो लॉकडाउन को खोल दिया जाता है। जी तो मेरी ये समझ में नहीं आई कि लॉकडाउन करने का खोलने का रीजन क्या था। ये हमारे हित में, आपके हित में और देश के हित में तो मैं नहीं कह सकता लॉकडाउन। कि गुरुग्राम साइबर सिटी है, आधी से ज़्यादा जनता बाहर से आके यहाँ पे रुकी हुई है, मजदूर वर्ग है, प्रवासी मजदूर है, ऐसा तबका है जो सैलरी बेस्ड है। अगर उनकी सैलरी नहीं आई तो वो ईएमआई कहाँ से भरेंगे, उनके होम लोन्स कहाँ से जाएंगे, पर्सनल लोन कहाँ से जाएंगे, कंज्यूमर लोन कहाँ से जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ राजस्व के चक्कर में हो रहा है? देखो, पब्लिक हित की जहाँ तक बात देखी जाए तो कोई भी पब्लिक हित की बात इनमें नज़र नहीं आती। जी लॉकडाउन करते हैं, पब्लिक का हित इसमें कहाँ से होगा? जी लाखों आदमी में जब फैल चुका, जब आपने खोल दिया देश को मारने के लिए, पब्लिक का हित इसमें कहाँ से होगा? जी अब मैं बैंक की EMI पे आता हूँ। जी उन्होंने कह दिया 3-3 महीने बढ़ा दिया दोनों पर कि भाई EMI बाद में दे देंगे। किसी के ऊपर मान लो EMI जो भी है, बेचारे को 6 महीने की किस्त तो वैसे ही ऑलरेडी बन चुकी है, जी जी वो कहाँ से देगा? फिर सरकार कहती है और लोन ले लो। जी तो उसका रीज़न ये होगा कि मरा हुआ तो है, इसको ऐसे मार दोगे, बचने की आसान नहीं रही, इसकी संभावना बचने की खत्म हो जाएगी। बेचारे के काम बंद हो गए, जी दुकान जिसकी है, इंडस्ट्री जिसकी है, कंपनी जिसकी है, वो बंद हो चुकी है, लेबर घर जा चुकी है। जी जब उसके पैसे देने के लिए नहीं है तो वो और लोन के पैसे कहाँ से देगा? तो कहाँ से लेके आए? 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार द्वारा दिया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि इस आपदा की घड़ी में 20 लाख करोड़ का पैकेज है जो हम इसकी घोषणा करते हैं। एक तरफ है ये घोषणा, एक तरफ है EMI। आज की डेट में जो EMI है, RBI ने गाइडलाइन जारी की है कि आप EMI अभी नहीं लेंगे, 3 महीने एक्सटेंड कर दें। EMI का मतलब है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। बट ये लोग अभी क्या कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है वो आपको इस टाइम में पे करना पड़ेगा और प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो क्या मानते हैं ये 20 लाख करोड़ रुपए का किसको फायदा है? मेरी ये समझ में नहीं आया कि 20 लाख करोड़ रुपये वो है कहाँ? जी 20 लाख करोड़ रुपए हमारे PM साहब ने कह दिया, हमने सबने मान लिया। जी जी सिर्फ ये तो दिखाओ कि 20 लाख करोड़ रुपए है कहाँ पे? जी जैसे उस दिन वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा हमने बिजली और सोलर पे इस पैसे को लगाना है। जी मैं तो बिजली और सोलर नहीं लगा सकता, जी लेबर वाला तो बिजली सोलर नहीं लगाएगा बेचारा। जी जो अपना काम करके सुबह काम करके सुबह से शाम तक पेट भरता है, अगले दिन का वो करेगा जब उसका पेट भरेगा। तो बिजली सोलर में जो पैसे उसने बताए तो सबसे ज़्यादा तो आपके उसमें चले गए, जी और वो पैसे वहाँ पे जाने जो सरकार से अटैच है उस लाइन के आदमी। जी हमारे और आपको नहीं मिलेगा, गरीब जनता को नहीं मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा, मेरे गरीब आदमी को नहीं मिलेगा, मेरे देश को नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ उसको मिलेगा वो जो वहाँ से ताई है। जी और फिर उसके अलावा जो और वो घोषणाएँ करते हैं, किसी की EMI ख़त्म करी हो, मैं मान जाऊँगा कि भाई आपका इतने दिन का या 1 साल का जो भी EMI बनती है वो हम इसमें से लेस कर देते हैं, जी। जो भी मेरे व्यापारी भाई। किसी गरीब के खाते में कोई गया हो कि भाई 1 साल के लिए हम आपको राशन के पैसे दे देंगे, आपके पास मजदूरी भी, तब मैं मानता हूँ कि 20 लाख करोड़ रुपये का बेनिफिट है। अब ये सारा बेनिफिट जो भी दे रहे हैं वो कागज तो पहले ही बन चुके हैं, तो ड्रामा है। जी जहाँ उनको देना है वो पहले शो हो चुका है 20 लाख करोड़। सर, ये आप जैसे अकाउंट में डालने की बात कर रहे हैं पैसे, इसके ऊपर आ रहा है, इनकी टिप्पणी आ रही है कि ये डायरेक्ट पैसा इसलिए नहीं डाल सकते कि जो स्केल है, रेटिंग है, वो कहीं ना कहीं गिर जाएगी। तो इस चीज़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि रेटिंग के चक्कर में जनता को भूखा मारना सही है? जनता से वोट लेते हैं तो जनता हमारी है, जी जनता माई बाप है, जनता भगवान है। जी लेकिन जिस टाइम सीट पे बैठते हैं ना जी तो हम भगवान हैं और जनता हम जैसे चलाएंगे वैसे चलेगी। जी तो देश की नीति ऐसे चलती है, बाकी गलत है ऐसे चलना। जनता को भगवान मानते वोट के टाइम में, तो उनको भगवान मान के पूजा करके दिखाइए आप बनने के बाद। जनता भूखी मर रही है, बनने के बाद आप उनका पेट भर के दिखाइए। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को मानते हैं कि राजनीति हो रही है इस टाइम पे, कोरोना वायरस जैसी आपदा के टाइम पे भी राजनीति हो रही है। जहाँ पे सरकार इनकी खुद की है वहाँ पे सब कुछ स्मूथ चल रहा है, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है
वहाँ पे आंकड़े बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाए जा रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मीडिया में मैं एक ही बात कहूँगा, आप न्यूज़ देखते हो डेली, जी जहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट अटैच है सरकार, जी वहाँ के आप आकर देख लीजिए ना होता जी, जी। अगर वो दिखाते हो 24 घंटे में से कम 20 से 22 घंटे वो न्यूज़ चलती है जहाँ इनकी सरकार नहीं है, जी और उस पर इनका फोकस है कि भाई वहाँ क्या हो रहा है, पूरा देश क्या कर रहा है, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ जहाँ इनकी सरकार नहीं है इनको वहाँ से मतलब है, जी। तो सीधा सा राजनीति है। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी, उनका कहना ये है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा केस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो वो कहते हैं कि सिर्फ 1000 संक्रमित हैं। यूपी की बात करें, यूपी इतना बड़ा एरिया है, वहाँ पे कहते हैं कि सिर्फ 2000 से 3000 संक्रमित है। तो क्या ये चीज़ सही है कि गुड़गांव में कोई इनिशिएटिव ही नहीं ले रहा कि सब लोगों का टेस्ट करवाया जाए, ताकि इस आपदा की घड़ी में जो कोरोना वायरस के स्टार्टिंग स्टेज पे हैं उनको रिकवर किया जाए? आपकी बात वाजिब है, जी लेकिन सरकार टेस्ट मतलब किस उस पर कराएगी? उनके पास जगह नहीं है टेस्ट कराने की। जी कितने टेस्ट वो डेली कराएंगे? 135-40 करोड़ की जनता है हिंदुस्तान में, टेस्ट करा रही है तो उनको रखते ही कहाँ? जी रखने की जगह नहीं है तो उनका इलाज कैसे होगा? मेडिसिन हमारे पास है या नहीं है? ये हिंदुस्तान में 10% आंकड़े आपके पास नहीं है जो भी आ रहे हैं कागजों में या जो भी रिकॉर्ड में दिखाया जा रहा है। जी जो एक्चुअल आंकड़े हैं मेरे को नहीं लगता 10% से ऊपर दिखाया जा रहा है। ये तो जब एक बम की तरह जब परमाणु फटेगा ना, जब पता चलेगा हिंदुस्तान में कि क्या हम आंकड़े दिखा रहे थे और आज का माहौल क्या है। और मैं बिल्कुल जेन्युइन और सच्चाई बता रहा हूँ जी मेरी नज़र में कुछ आंकड़े होंगे, कुछ आपकी नज़र में होंगे, लेकिन वो आंकड़े कागजों में नहीं आए। एक माँ की मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस के चलते, उसको यहाँ से रेफ़र किया गया दिल्ली रेफ़र करने के बाद किसी ने उसका ट्रीटमेंट नहीं करा। जब उनकी मौत हो गई उसके एक दिन बाद उनको इन्फॉर्म किया गया। तो ये कितनी बड़ी चूक है। दिल्ली सरकार कहती है कि हम अपने लोगों के लिए सबसे पहले ये सुविधाएं मुहैया कराएंगे। गुरुग्राम में पूरी फैसिलिटी नहीं है। गुरुग्राम एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन जो है वो सरकार को दिया जाता है, तो वहाँ पे भी चिकित्सा से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी ऐसी सुविधा आज के टाइम में नहीं है। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग जो हमारा है, जैसे कि हाल ही में हमारे जो CMO है उसको भी ट्रांसफ़र किया गया है सिर्फ इसी के चलते, तो क्या आप मानते हैं कि कहाँ तक हमारी ये जो चिकित्सा पद्धति है या हमारी जो स्वास्थ्य विभाग है किस तरह चरमराया हुआ है आज की डेट में? मेरे को ये समझ में नहीं आता कि CMO के ट्रांसफ़र करने से क्या कोरोना तो रुक जाएगा? जी कोरोना तो तब रुकेगा, तब उसका इलाज होगा जब सरकार ठीक होगी, सरकार जब एक्शन होगी। जी एक CMO कुछ नहीं कर सकता, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुछ नहीं कर सकता। सरकार ने उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। जी सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट लेने पड़ेंगे, जो वो दिखाई देने की बजाय सिर्फ अपनी सरकार को बचाना, लोगों को गुमराह करना और आगे हमारी सरकार बने, उसके ऊपर फोकस ज़्यादा है, लोगों के ऊपर फोकस बहुत कम है। और उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोरोना के मामले में सरकार को ज़्यादा गंभीर या लोगों की जान को बचाने के लिए वो ज़्यादा कुछ गंभीर है। स्कूलों की बात करें तो स्कूल आज की डेट में भी ऑनलाइन क्लासेस चला के फीस वगैरह कलेक्ट कर रही हैं। आज की डेट में जहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो स्कूल की फ़ीस कैसे भरेंगे? आप क्या मानते हैं कि सरकार को इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? स्कूल की फीस तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। जी बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं जी 100% फीस ले रहे हैं। जी आप 10% 20% जो घर से होमवर्क की फीस आप वो ले लीजिए, जी लेकिन 100% तो मत लो ना। जी आपका स्कूल बंद पड़ा हुआ है, जी सरकार की तरफ से कोई ऐड मिल नहीं रही। पेरेंट्स से वो अपने घर में पालने के लिए, बच्चों के लिए, खर्चे के लिए देख रहे हैं कि हमारा काम कैसे चलेगा। स्कूल का लेटर आ जाता है बड़ा सा पता कि ये फीस बढ़ गई है। इनकम टैक्स का व्यापारी का लेटर आ जाता है कि ये इनकम टैक्स बढ़ गई है। जी TDS का लेटर आ जाता है अधिकारियों से कि ये TDS बढ़ गई है। सरकार ने ये तो कह दिया कि आप देश को बंद कर दो, लॉकडाउन कर दो। सरकार ने ये तो कह दिया कि भर दो, लेकिन आप ये बताइए ना कि भरेंगे कहाँ? जब हमारे को रोजगार है नहीं, इंडस्ट्री बंद होगी, लेबर चली गई, दुकानें हमारी बंद होगी, हम पैसे कहाँ से लेके आएंगे? पहले एक पुरानी कहावत थी, जिसके पास होता था कोई ले जाता था मांग के, जी जी या दूसरी भाषा में गए तो ये एक जो उससे कुछ चुरा लाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। आज तो सब भिखारी बैठे हैं, आप किससे लेंगे? मध्य वर्गीय की अगर बात करें तो जो हमारा एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत
जो प्रशासन है उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप वैश्विक आपदा अगर घोषित कर देते हैं तो ये सबसे पहली उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सब लोग जो है वो अपने घरों में रहें, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। उनको पूरी मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड करवाना या उनको राशन पानी प्रोवाइड करना, ये सारा कुछ शासन प्रशासन का काम है। बट ये काम जो है आज की डेट में सामाजिक संस्थाएं कर रही हैं, सामाजिक लोग कर रहे हैं। और एक टाइम आएगा जब ये लोग भी बैठ जाएंगे, तो क्या आने वाले टाइम पे भारत की स्थिति, गुरुग्राम की स्थिति ऐसे होने वाली है कि यहाँ पे कोई खाना खिलाने वाला नहीं बचेगा? देखो अभी कुछ चंद लोग हैं बेचारे, वो गरीबों को या जो भी अपने अधिकारी यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है उनके लिए वो पहुँचाते हैं, हज़ारों आदमी को खाना पहुँचाते हैं। मेरी नज़र में कई ऐसे हैं जी। लेकिन वो कब तक देंगे जी? सरकार से कोई ऐड है नहीं, उनके पास जो भी बजट है वो ऐसे पर डे डाउन हो रहा है जी। तो अपना काम वो कैसे चलाएंगे? कब तक वो लोगों को खिलाएंगे? जब उनके पास खाने के लिए नहीं होगा तो वो कहाँ से देंगे जी? आप ओमेक्स गुड़गांव मॉल के प्रेसिडेंट हैं, तो आप एक बिजनेसमैन के नाते आप भी बता सकते हैं कि क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं, क्योंकि जो मॉल है वो बंद है। 8 जून को कहीं ना कहीं बोला गया था कि ये शुरू होने की संभावना है। लोगों ने, जो वहाँ के दुकानदार थे, जो संचालक थे, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना शुरू कर दिया कि सारी जो वहाँ पे सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करी जाएं ताकि हमारे मॉल खुल सके। बट फिर से गाइडलाइन आ गई कि आपको मॉल नहीं खोलने हैं। तो आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा आपका बिजनेस और आपके जो पूरे मॉल इंडस्ट्री है उसका बिजनेस इफेक्ट हुआ होगा इससे? देखिए मॉल में जो भी दुकान है व्यापारी वो हो रहा है जी, उससे हमारा और आपका घर का काम चलता है जी, हमारे खर्चे निकलते हैं। तो सरकार का उस पर ध्यान नहीं है। सरकार का रेवेन्यू जब कम होगा तो उसने ठेके खोल दिए, सरकारी ठेके हर जगह खोल दिए जी। यानी सीधा मैं शराब के ठेके खोल दिए गए। आदमी के पास खाने के लिए तो है नहीं, आप शराब के ठेके खोल रहे हो जी, तो कहीं ना कहीं पे आप गलत तो काम खुद कर रहे हो जी। अपने बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे हैं नहीं, आप वो काम करने जा रहे हो जिससे सिर्फ आपको रेवेन्यू मिलता है जी। आम आदमी को कुछ भी नहीं मिलेगा उससे। तो जो दुकान है वो 100 को रहे बेचारे, क्या करें, उनको तो मार लग रही है। लॉकडाउन खुलते के साथ ही शराब की इन्होंने परमिशन दे दी, उसके चलते जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी काफ़ी धज्जियाँ उड़ाई गई। और ये सरकार ने सिर्फ इसलिए किया कि रेवेन्यू जनरेशन हो सके। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके ऊपर प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा इस टाइम पे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सरकार बोले कि हाँ मैं जनता के लिए कर रहा हूँ। बात करते हैं हम इस चीज़ की कि डायरेक्ट अकाउंट में पैसे डालने की, तो इनकी स्केलिंग की दिक्कत आ जाती है। तो आपको क्या लग रहा है कि भारत आज की डेट में किस दिशा में जा रहा है? क्या कोरोना वायरस से ऐसे हम जंग जीत पाएंगे? देखो कोरोना तो हमने अपने आप कराया जी। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ, न्यूजीलैंड है जी, न्यूजीलैंड भी हमारे से बड़ा देश है जी, लेकिन न्यूजीलैंड ने सिर्फ एक ही काम किया था, इंटरनेशनल सीमाएं वो सील करके अपने देश को सेफ कर दिया। जी। और हम किसी अतिथि के इंतजार में कोरोना को वेट कर रहे थे, कोरोना को हम अपने देश में बुलाने के लिए मौका दे रहे थे। महेश यादव जी, एज ए समाज सेवी इस लॉकडाउन के दौरान क्या क्या कार्य हैं या क्या क्या सेवा है जो आपके द्वारा जनता के हित के लिए की गई है? देखिए मेरे को जहाँ जो भी गरीब मिलता है तो हर गरीब मेरा अपना, मैं हर गरीब को अपना। जी, और गरीब और मिडल वर्ग है जो सिर्फ पूरा देश का पूरा बड़ा उससे चलता है। जी, हाई क्लास की बहुत लिमिटेड है। जी, हाई क्लास सिर्फ कुछ चला सकता है, सरकार को चलाएगा हाई क्लास, सरकार से टाइप होगा। जी, लेकिन मिडल और लो क्लास है जो उनका आपस में टाइप रहता है। लो का मिडल के बिना काम नहीं चलता, जी, मिडल क्लास का लो के बिना काम नहीं चलता। जी। तो आज इन दोनों को ख़त्म कर दिया गया है कहीं ना कहीं से, कोई इनको हेल्प नहीं। एज ए समाज सेवी जब आप प्रवासी मजदूरों को यहाँ से पलायन करते देखते हैं, कितने लोग हैं जिनकी रास्ते में चलते चलते मौत हो गई। एक माँ ने सड़क के ऊपर ये बच्चे को जन्म दिया। आज की डेट में ऐसी आपदाएं आ रही हैं, तो आपको एज ए समाज सेवी क्या लगता है कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? देखो फिलहाल तो देश हमारा विनाश की तरफ जा रहा है, जी। विकास की तरफ नहीं। जी, क्योंकि जो गरीबों का माहौल देखते हैं उसको देखते हैं, हमें विकास तो नहीं कह सकते। और जब मैं न्यूज़ देखता हूँ ना, जी, और वो जो चल रहे होते हैं जी, तो डेली मेरी आंखों में पानी आ जाता है जी, कि वो भगवान है जिसको भगवान कह के बहुत मानते हैं। ये वो इंसान है जो नेता जाके धोड़े कुर्ते पहन के ये कहते हैं कि तुम हमारे भगवान हैं। जी, आज बेचारे को मरने के लिए
दर दर भटक रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, रोड पे एक्सीडेंटों में मर रहे हैं। जी किसी का बेचारे का बच्चा धूप में बैठा बैठा 2 दिन मर रहा है, तो माँ बिल्कुल आ रही है कि मेरे बच्चे के लिए पानी है। जी तो इससे बड़ा विनाश और क्या होगा हमारे देश का? मैं तो विकास नहीं मानता। और इस पर एक बुजुर्ग की बात मेरे याद आ जाती है। जी मेरे 100 साल के बुजुर्ग होकर गुजरे हैं, जी उनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। तो वो कहते थे गांव का प्रधान, घर का मुखिया और देश का राजा, अच्छा होगा तो विकास होगा। जी और गांव का मुखिया हो चाहे घर का मुखिया हो, पर उसके बाद आ जाती है राजा वाली बात, चाहे देश का राजा हो। वो सही नहीं होगा तो आप विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। जी विनाश कहाँ तक होगा ये आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। मैं सिंपल बात पे जाता हूँ, जो बड़े बूढ़े कहते थे, तो वो चीज़ें आज मेरे को दिखाई दे रही हैं। सर, इस शो के अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारी जनता को, जो आपको लोग देख रहे हैं इस कोरोना वायरस की आपदा में, ऐसे आर्थिक स्थिति में, क्या आप उनको एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज तो जनता बहुत समझदार है, जी लेकिन कभी भी जनता किसी की गुमराही में आके वोट ना करे। वोट करे तो देश के विकास के लिए करे, वोट करे तो अच्छे इंसान के लिए करे, जी देश करे तो अपने घर की तरक्की हो, उस हित में करे कि हम सब सेफ रहेंगे, हम सब सुखी रहेंगे, हम सब तरक्की करेंगे। किसी के गुमराह में आके वोट ना करे, भारत पाकिस्तान पे वोट ना करे, हिंदू मुसलमान पे वोट ना करे, और किसी का नाम लेना ज़्यादा चाहता नहीं। सिर्फ वोट आप वो देना जो कल को आपको लगता है कि मेरा देश तरक्की करेगा। वोट आप उसको देना जो आपको लगता है कि मेरा देश और मेरा घर सेफ रहेगा। वोट उसको देना जो नेता आपको लगता हो कि ये हमारी रक्षा कर सकता है, जी चाहे दूसरा कोई भी आ जाओ, किसी भी पार्टी का हो। कभी भूल के भी आप वोट मत दे देना, क्योंकि आपके पास एक अधिकार है, बटन दाबने का। बटन दाबने के पास टाइम पे आप भगवान होते हो। जी और नुमाइंदे जो घूमते हैं वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि हम आपकी 5 साल नौकरी मांगने हैं, जी लेकिन वो 5 साल नौकरी मांगने के लिए नहीं आते। 5 साल आपको ये कहते हैं कि मतलब आपको खाने के लिए आते हैं कि 5 साल इनके बाद जो भी कुछ है उसको सब कुछ ख़त्म कर देंगे। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट यही है जनता से कि आप प्लीज़ वोट दीजिए, आपके हाथ में अधिकार है, लेकिन वोट उसको देना जो आपको लगता हो। वोट वहाँ देना जो आपका घर सेफ हो, वोट वहाँ देना जो आपका क्षेत्र सेफ हो, और वोट वहाँ देना जो मेरा देश तरक्की करे। तो ये थे हमारे बीच महेश यादव जी। इनकी बहुत सारी बातें सही हैं, इसके लिए आवाज़ उठाने की जो ज़रूरत है वो आम जनता को है, हम लोगों के है, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति है जो हम आज की डेट में फेस कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा विनाश की तरफ जा रही है। EMIs की बात करें, चाहे हम प्रवासी मजदूरों की बात करें, चाहे हम खान पान की बात करें, चाहे सड़क पे चल रहे बच्चों की मौत की बात करें, चाहे आंकड़े छुपाने की बात करें, बहुत चीज़ें हैं जो जनता बर्दाश्त कर रही है, सहन कर रही है। तो मेरा आप सभी से, वायरल सच की पूरी टीम की तरफ से आप सबसे आग्रह है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ बताएं, इस जंग के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी। कृपया करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखें, क्योंकि हम आपकी आवाज़ ज़रूर बनना चाहेंगे। नमस्कार।